हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 8 की बस की यात्रा का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करूंगी। इससे पहले की वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुकी हूं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। मतलब कि जो बस थी फिर वो सचमुच चल पड़ी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो बस है वो गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त ज़रूर जवान रही होगी और इसे अच्छी ट्रेनिंग भी मिल चुकी होगी। जो बस का हर हिस्सा था वो एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, मतलब कि अलग अलग हो रहा था, मतलब एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। कभी सीट अलग खसक रही थी तो कभी इंजन हिल रहा था। इस तरीके से मतलब जो बस है वो उसके जो पुर्जे हैं वो एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे थे। और ये कभी कभी बस जब चल रही थी तो इनकी लेखक लोगों की सीट आगे बढ़ रही थी, वो लोग पीछे खसक रहे थे, बहुत ज़्यादा हिल रहे थे। तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भी पुर्जा एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहा है। एक बस रुक गई, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। एकाएक मतलब एकदम से अचानक बस रुक गई और पता चला कि बस का जो पेट्रोल है उसकी टंकी में छेद हो गया है। तो ड्राइवर एक बाल्टी लेकर आया और उसने सारा पेट्रोल उस बाल्टी पर झेल लिया, निकाल लिया और फिर बगल से एक नली डालकर इंजन में पेट्रोल को भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब वो जो लेखक है उन्हें ऐसे लगने लगा था कि जो बस का हिस्सेदार है अब वो इंजन को निकालकर अपनी गोदी में रख लेंगे और जैसे बच्चे को माँ दूध पिलाती है, मतलब बच्चा जैसे दूध पीता है शीशी से मुंह लगाकर, उसी तरीके से इंजन को वो पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसे किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे बड़े भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मतलब कि फिर धीरे धीरे बस की जो रफ्तार है वो 15 से 20 मील हो गई और उसका लेखक को उसके किसी पे हिस्से पे भरोसा नहीं था, क्योंकि उसका ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। और जो लेखक है वो प्रकृति को देख रहे थे, तो वहाँ के हरे भरे पेड़ और पक्षी बैठे हुए थे, उनमें वो वाला दृश्य उन्हें बहुत लुभावना लग रहा था। और वो बहुत ज़्यादा पेड़ों से डर रहे थे, पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहे थे। वो इसलिए अपना दुश्मन समझ रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं पेड़ जब आएगा तो बस इसमें टकरा ना जाए। तो जैसे ही पहला पेड़ जाता पीछे, तो मतलब जैसे ही पहला पेड़ आता तो लेखक उसकी तरफ देखते कि कहीं बस इससे ना टकरा जाए। फिर वो चला जाता तो दूसरा आता तो लेखक देखते कहीं इससे तो ना टकरा जाए। तो वो ऐसे सोच सोच कर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे मतलब फिर अचानक एक झील दिखती, मतलब जब भी उनको झील दिखती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं बस इसमें गोता लगा जाएगी, मतलब गिर जाएगी, पलट जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयानीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्वालीन हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस व्यावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब एकदम से फिर बस रुक गई और फिर ड्राइवर ने तरह तरह के तरकीबें की उस बस को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं चली। और ऐसा लग रहा था जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है, क्योंकि जब बस रुकी तो बस का हिस्सेदार कहता कि बस तो फर्स्ट क्लास है, ये तो एक इत्तेफाक है कि बस रुक गई है। ऐसा लग रहा था जैसे कि पेड़ के नीचे कोई वृद्धा बैठी हुई है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो बस है वो थक गई है और पेड़ के नीचे जब वो रुक गई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वृद्धा थक कर पेड़ के नीचे बैठ गई है। और उन्हें बहुत ज़्यादा दया भी आ रही थी कि हम इस बेचारी बस पे बैठ गए फालतू में और इसके साथ
इसमें बैठकर आ रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बस यहीं पर ना मर जाए। मतलब वो एक बस को इंसान से कंपेयर कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि अगर ये बस यहीं पे ख़त्म हो गई, मर गई, ख़राब हो गई तो हमें इसकी यहीं पर जंगल में अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। हिस्सेदार ने फिर इंजन खोला और कुछ सुधारा, उसके बाद बस आगे चली और उसकी जो चाल थी वो और भी कम हो गई थी, स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। मतलब कि धीरे धीरे उसकी जो लाइट थी, अंधेरा का समय था और लाइट भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और जब भी कोई गाड़ी आगे पीछे से आती तो वो बस बाजू में खड़ी कर देते थे और कहते थे कि पहले इस गाड़ी, तुम निकल जाओ गाड़ी, फिर हम तुम्हारे पीछे पीछे धीरे निकल जाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्धा जब मतलब चलती है रोड पे और वो कहती है कि मैं रुक जाती हूँ, पहले तुम लोग निकल जाओ, मेरी वो उम्र नहीं रही कि मैं तेज़ चल सकूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। मैं बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायर की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। मतलब फिर एकदम एक पुलिया आई और उसके ऊपर पहुंचकर जो टायर है वो फिस हो गया, मतलब कि पंचर हो गया और बस एकदम से हिली और वहीं रुक गई। और वो लेखक कह रहे कि अगर बस स्पीड में होती तो हम नाले में भी गिर जाते। और उनको मतलब उन्होंने श्रद्धा भाव से बस के हिस्सेदार की तरफ देखा कि टायर की ऐसी ख़राब हालत जानते हुए भी वो अपनी जान को हथेली में लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी को के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। मतलब लेखक सोच रहे कि इस बस के हिस्सेदार को तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता यह बाहें पसार कर उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए मगर मर गया पर टायर नहीं बदलाया। मतलब कि वो कह रहे हैं अगर हम लोग मर जाते तो जो देवता है वो अपने हाथ फैलाकर कहते कि मुझे इंतज़ार है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस आदमी का जिसने अपनी जान हथेली में मतलब अपनी जान जोखिम में डाली और अपने प्राण दे दिए लेकिन टायर नहीं बदला सका। दूसरा हिस्सा टायर दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू रहा। मतलब दूसरा टायर उन्होंने जैसे तैसे खराब वाला घिसा पिटा टायर लगाए और फिर बस उन सभी ने पन्ना पहुंचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। उन्होंने ये भी उम्मीद छोड़ दी थी कि उसके बाद वो पन्ना तो क्या कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जो ज़िंदगी है वो इसी बस में गुजर जाएगी और वो सीधे भगवान के पास डायरेक्ट चले जाएंगे। उन्हें ऐसे लगने लगा था। उन्हें सारी मतलब कि उम्मीदें छोड़ दी थी और उनकी सारी बेताबी तनाव उन्हें छोड़ दिया था और हंसी मजाक करते रहे और बैठे रहे बस में। तो यही था हमारे इस चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी बना दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।